हाँ और क्या, क्योंकि यार देखो ना, मैं बताता हूँ ना, हमारे यहाँ पे ना चीज़ों को रोक दिया है ना एक जगह पे, वो लोग आगे, वो डायनेमिक लोग हैं, ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। हम लोग ने हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ दिया। जैसे हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, हिस्ट्री में आपको पता चलेगा शिवाजी महाराज, औरंगजेब, ठीक है, हुमायूं, महाराणा अकबर, ठीक है, ये सब आपको हिस्ट्री का पता चलेगा ना, ये लोग होते थे। आप इनको किस नज़रिए से देखते हो? हिंदू मुसलमान नहीं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, औरंगजेब को बोला जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था, ठीक है, और महाराणा प्रताप को अगर आप देखोगे तो महाराणा प्रताप जो है उसको दिखाया जाएगा कि भाई वो जो था वो तो हिंदुओं का वो था एकदम, है ना। जबकि जब आप हिस्ट्री को सीरियसली पढ़ोगे और अच्छे जो हिस्ट्री वाले लोग हैं जो जानते हैं हिस्ट्री को, उनको सुनोगे तो वो बताएंगे आपको, जो सही सही बुक्स में भी लिखा हुआ है, कि उनके यहाँ हिंदू भी होते थे और मुसलमान भी राजा वो होते थे, सेनापति। महाराणा प्रताप को अगर आप देखोगे तो उनके हिंदू सेनापति भी थे और मुस्लिम सेनापति। ऐसे अकबर के टाइम था, अकबर ने जो इवन जो महाराणा प्रताप के साथ जो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उसमें जो लड़ाई हुई थी वो मान सिंह करके तो कोई था, वो उन्हीं के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, मतलब वो हिंदू ही थे। तो इसमें बेसिकली हिंदू मुसलमान का एंगल है नहीं इन सब चीज़ों में, वो हमने बना दिया है। तो जब ये खेलों वाली बात आती है, अब जैसे हमारे यहाँ पे भी जो अभी खेल हुए हैं उनमें भी आप देखना, ये जो बात आएगी विदेशी कोच, देसी कोच, ये सब जो है ना, तो इन सब में वो देसी के साथ हमारा ना एक अलग ही अटैचमेंट होता है कि भाई हमारे खुद का ये हमारी वो बताएगा। जैसे ब्राज़ील का अगर आप फुटबॉल हिस्ट्री को देखोगे तो उनको पता चलेगा उनकी एक अलग ही एक कला होती थी, वो पहले ब्राज़ीलियन है जी, हाँ, जो अलग तरह से वो खेलते थे, उनका एक अलग, बट वो फेल हो गई वो अभी, ठीक है, अभी अलग तरह से टेक्निक आती है। हॉकी में जैसे देखे ना, हॉकी में भी हमारे यहाँ पे ऐसे ही था ना कि पुरानी जो हमारी हॉकी थी, इंडियन हॉकी, वो अब काम नहीं आती है। उस तरह का गेम जो है बदल चुका है अभी, ठीक है, अभी तरीके बदल गए हैं, टेक्निक बदल गई हैं, तो आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, हर जगह डायनेमिक होना पड़ेगा। इसीलिए आज जो हमारे देसी कोचेज होते हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने, आप समझना, हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग अलग तरह से पढ़ते हैं, फ़र्क है यार, चीज़ों को समझिए। चलिए शुरू करते हैं भाई, है ना। देखिए, तो एक डाउट किसी ने पूछा है मुझसे, डाउट पूछा है अविनाश पृष्टि। अविनाश ने क्या पूछा, सर एक डाउट था, कोरलेस टू वोल्टेज पे, सर कोरलेस तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, सो अगर हम कोर लॉस तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, सो अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग से देखेंगे, जितना कोर लॉस आएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ से ज़्यादा कोर लॉस आना चाहिए। ओके, हाँ, देखिए भाई, इनका डाउट एक अच्छा है, इससे बताते हुए आज इसकी क्लास शुरू करते हैं। देखिए भाई, इन्होंने बोला है कि सर कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, जो कोर के अक्रॉस वोल्टेज होती है उस पर डिपेंड करता है। तो हाई वोल्टेज साइड तो वोल्टेज कोर के अक्रॉस ज़्यादा होती है, सोचिए 2000 होगी, हैं, और लो वोल्टेज साइड कोर के अक्रॉस क्या होगी, 200, तो फिर तो कोर लॉस कम होना चाहिए, है ना। असल में मैं बताऊं आपको, कोर लॉस जो है वो सिर्फ वोल्टेज पे नहीं देखते, वो देखते हैं वोल्टेज पर टर्न, ठीक है, क्योंकि आप देखें ना हाई वोल्टेज साइड टर्न्स भी तो ज़्यादा है, तो वोल्टेज पर टर्न क्या आई बनाओ, वो उतनी आएगी ना, समझ रहे हो। तो आप सिर्फ वोल्टेज को मत देखिए, वो बेसिकली वोल्टेज पर टर्न होता है, पर टर्न कितनी वोल्टेज है, समझ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है जो कोर लॉसेज होते हैं, क्योंकि जिस साइड आप टर्न ज़्यादा लेते हो उस साइड जो कोर का रिप्रेजेंटेशन है वो भी बदल जाएगा, कोर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस साइड जो RC RXM जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, फिर वो भी फिर डिफरेंट आएंगे, उनको अगर आप रेफर करके देखोगे दूसरी तरफ, तो वो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब टेस्टिंग में बता रहा था लास्ट टाइम, तो मैंने आपको कौन सा टेस्ट करवाया था बताओ, ओपन सर्किट टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, हेडिंग डालिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड संपन्न टेस्ट, और फिर लॉसेज एंड एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। लॉसेज तो खैर साथ साथ आ ही रहे हैं। तो अब बताइए, ओपन सर्किट टेस्ट से आपने कौन से लॉस निकालने सीखे, कोर लॉस, और अगर वोल्टेज को रेटेड लेते हो तो रेटेड कोर लॉस के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब आइए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसको देखते हैं भाई।
हेडिंग डालिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपका हाई वोल्टेज साइड किया जाता है, ठीक है सर। वो प्रॉब्लम आधा हुआ है, कौन सा आधा हुआ है अभी प्रॉब्लम? कोई मैंने प्रॉब्लम पूरी नहीं की। कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आती हुई है अभी? हो गई मेरे ख्याल से, सोल्व करवा दिया था है जी। RC एक्सएम आ गया था नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा वो एक ही पॉइंट पूछा था मैंने, और भी कुछ पूछने थे उसमें से, कोई बात नहीं, मैं टेस्ट अगले लॉस के साथ मिला के करवा दूँगा, ठीक है। देखिए भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या है सुनिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे। कारण वही है सेम। जरा देखिए मेरे पास ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये आइडियल है, इसमें नॉन आइडियलिटी मैं बाहर से लगा देता हूं, और इस बार जो कोर वाला हिस्सा दिखा रहा हूं मैं वो हाई वोल्टेज साइड दिखा रहा हूं। हाँ जी देखिए भाई, ये है मेरे पास, दिस इज R1 JXL1, R2 JXL2, और मैं इसको लो वोल्टेज बोल रहा हूं इस बार, और ये वाली साइड को हाई वोल्टेज बोल रहा हूं। ये है मेरा RC और ये क्या है XM, JXM, ठीक है भाई। अब सुनिए, इसको मैं शॉर्ट करूंगा इस बार हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करेंगे, लो वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे। उसका कारण है वो मैं बताऊंगा। मैं चाह रहा हूं इसको शॉर्ट कर दिया जाए और इस वोल्टेज को इतना इंक्रीज किया जाए सच दैट जो इसमें करंट है वो क्या हो जाए, रेटेड। जो वाइंडिंग अलाउ कर सकती है करंट को, केवल उतना ही करंट हो बस, ठीक है, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा होकर वाइंडिंग जल जाएगी। तो इस बार हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि रेटेड करंट फ्लो करे बस, I2 रेटेड, और इधर भी कौन सा है, I1 रेटेड। रेटेड करंट जो वाइंडिंग अलाउ करती है केवल उतना ही करंट इसमें फ्लो करे। वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, उतना इंक्रीज करेंगे सच दैट इनमें कौन सा करंट हो जाए, रेटेड करंट हो जाए, ठीक है। उससे ज्यादा करंट हम लोग नहीं लेके जाएंगे। उससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने कर दी तो करंट ज्यादा लार्ज हो जाएगा और कॉइल जल जाएंगी, ठीक है, समझ आया भाई। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज इसमें स्मॉल रखनी है। हाई वोल्टेज साइड मैंने किया है। अब कितनी स्मॉल होती है, मतलब मेनली जब रेटेड करंट के लिए, शॉर्ट सर्किट के केस में अगर आप चाहते हो रेटेड करंट फ्लो करे तो उसके लिए जो वोल्टेज चाहिए वो आपको ज्यादा लार्ज नहीं चाहिए। कितनी, अप्रोक्सीमेटली 30% टू 40% काफी होती है, ठीक है। 30% टू 40% ऑफ रेटेड वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम बनाते हैं उसका केवल 30% भी लगा दोगे आप, या 30 टू 40% के बीच में अप्रोक्सीमेटली लगाओगे तो आपका रेटेड करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो हमने कोई एमीटर लगा रखा है जिससे हमने करंट को रीड कर लिया कि वो रेटेड करंट पे आ गया है, और वोल्टेज हमने चेक कर ली। ऑब्वियसली वोल्टेज यहाँ पे रेटेड नहीं होगी, रेटेड का कितना होगा, 30 टू 40% के बीच में मिलेगा आपको, ठीक है। और हमने पावर भी रीड कर ली इसमें कि कितनी पावर इसके अंदर जा रही है। तो अगेन हमने 3 काम किए, हमने 3 चीजें मेजर की। पहला बताओ क्या किया, पहला हमने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर ने हमारी पावर रीड कर दी, सही है भाई। नंबर टू हमने लगाया एमीटर, एमीटर ने रेटेड करंट दिखा दिया, ठीक है। और नंबर 3 बताइए, वोल्ट मीटर जो हमें, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को रीड करके हमें दे देगा, सही है भाई। ये 3 चीजें अपने को रीड करनी है, ये 3 चीजें रीड हो गई है हमारी, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब जरा देखते हैं इससे कौन कौन से लॉसेस हमें मिलेंगे। सबसे पहले ये देखिए क्या कि जो वोल्ट मीटर है ये क्या रीड करेगा। सबसे पहले ये देखते हैं वोल्ट मीटर कौन से लॉस को रीड कर रहा है, वो देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये वाइंडिंग शॉर्टेड है, ठीक है,
क्या यहां की वोल्टेज अब जो मिलेगी आपको कॉइल के अक्रॉस, क्या वो रेटेड वोल्टेज मिलेगी? क्या बता सकते हो? क्या वो रेटेड वोल्टेज मिलेगी? बताओ ना, क्यों नहीं मिलेगी? पहली बात है इधर ही वोल्टेज बहुत कम है और अच्छा खासा करंट जा रहा है, तो ये ड्रॉप भी अब क्या होगा? बहुत ज्यादा आएगा। तो यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी? स्मॉल, ज्यादा लार्ज नहीं आएगी। या दूसरे सेंस से इधर से सोच लो, इधर की वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। तो यहां की वोल्टेज क्या बनेगी? E2, और E2 की वैल्यू इसकी रेटेड के बराबर नहीं आएगी। क्या बनेगी बताओ? E2 विल बी इक्वल टू I2 रेटेड इंटू R2 प्लस JXL2। बोलिए, और उस E2 को रेफर करके आप इधर क्या लिख सकते हो? E1। सही बात है ना? तो E1 की वैल्यू भी काफी स्मॉल आएगी और E2 भी काफी स्मॉल आएगा, बिकॉज ये जो इंपीडेंस है स्मॉल है। आप बोलोगे सर ये इंपीडेंस क्यों स्मॉल है? बिकॉज I2 लो वोल्टेज साइड है, इधर करंट लार्ज है, वाइंडिंग मोटी लगाओगे आप। लो वोल्टेज साइड करंट क्या होता है बताओ? ज्यादा होता है ना, और ज्यादा करंट को अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो कॉइल की जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो भी लार्ज होना चाहिए, मोटा वायर होना चाहिए। मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। और लीकेज तो वैसे हम कम करके रखते हैं, लीकेज हम ज्यादा नहीं चाहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा रेटेड करंट पे, तो ये जो वोल्टेज बनेगी इसके क्रॉस ये बहुत ही कम बनेगी, तो ये भी कम बनेगी फिर। सही है भाई? तो अब आप बताइए, अगर ये वोल्टेज कम आई मेरी, कितनी कम आएगी पता है? वही रेटेड का कितना 30 to 40% बनेगी। वैसे रेटेड पे जो वोल्टेज यहाँ पे होती है उसका जैसे सोचिए, ये मान लीजिए मेरा 2000 से 200 का है, तो इसका मतलब यहाँ की जो वोल्टेज होगी 2000 नहीं होगी, वहां पे कितनी होगी बताओ? हाई वोल्टेज साइड 600 वोल्ट, 30% 600 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज बहुत कम है, यहाँ की भी बहुत कम है। क्लियर है? अब सुनिए, तो फिर यहाँ पे जो लॉस आएगा इस वाइंडिंग में, क्योंकि ये वोल्टेज बहुत छोटी होगी, ये वोल्टेज बहुत छोटी होगी, तो आप बताओ यहाँ पे जो पावर लॉस आएगा इसमें वो बनेगा, जो E1 जो बनेगी उसकी जो RMS आएगी उसका स्क्वायर अपॉन RC। ये क्या बनेंगे? ये होंगे पावर लॉस किसमें? कोर के अंदर। और अब आप बताइए जो E1 RMS बनेगी वो क्या बनेगी? वो रेटेड का क्या बनेगी बताओ? E1 रेटेड का क्या बनेगी बताओ जरा? 0.3 कर दो और उसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय RC। बोलिए भाई, और ये क्या हो जाएगा बताओ जरा? अगर आप निकालोगे तो 0.09 E1 रेटेड का स्क्वायर अपॉन RC। तो इसका मतलब जो रेटेड कोर लॉस आना चाहिए था वो तो ये आना चाहिए था। उसका कितना टाइम्स हो गया बताओ जरा? 0.09, बहुत ही कम हो गया नहीं भाई? तो इसका मतलब जो पावर लॉस अब यहाँ पे होगा वो क्या होगा बताओ? जो रेटेड जो मतलब जो कोर लॉस होंगे वो तो नेग्लिजिबल होंगे, आप ये कह सकते हो। हालांकि होंगे कुछ ना कुछ कोर लॉस, बट बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, बिकॉज वोल्टेज बहुत कम है ना इसके अक्रॉस। बोलिए ना, समझ आया भाई? अब जरा देखिए, तो पावर लॉस मेनली जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो कौन से पावर रीड करेगा? R1 और R2 वाली पावर को रीड करेगा। बोलिए भाई, इसका मतलब मेनली जो ओमिक लॉस है उसको रीड करेगा ये। हालांकि थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहेगा, बट मेनली कौन से लॉस को रीड करेगा? ओमिक लॉस को रीड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो किसके बराबर होगी वो जरा देखिए। मैं इसको रब कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लो इसको। कोर लॉसेस नेग्लिजिबल होंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। कोर लॉस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। व्हाई वी गो फॉर रेटेड करंट इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट? जरूरी नहीं है रेटेड करंट पे करें। क्यों भाई? रेटेड करंट के लिए हमें जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी उससे रेटेड ओमिक लॉस आ जाएंगे बस। अगर आपको रेटेड ओमिक लॉस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैरामीटर निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो जरूरी नहीं है कि करंट भी आपका रेटेड फ्लो करे, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, रेटेड करंट इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज उससे जो लॉसेज आएंगे वो रेटेड वाले आ जाएंगे बस, ठीक है। तो इसलिए हम रेटेड करंट ले रहे हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई जिससे हम बोलेंगे भाई रेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चल के मैं बिना रेटेड के भी लेके दिखाऊंगा आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं उससे, ठीक है। मैं रब कर दूं भाई। तो चलिए अब जरा वोल्टमीटर पे आते हैं। तो मेनली जो वोल्टमीटर रीड कर रहा है दोस्तों वो क्या रीड कर रहा है? W की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू, इधर कौन सा बताओ? I1 R फॉर रेटेड का स्क्वायर इंटू R1 प्लस बताओ इधर क्या है? I2 R का स्क्वायर इंटू R2। ये बनेगा। आप बोलोगे सर रेफर कर लो इसको, क्यों नहीं आपने? तो इधर पावर है ना भैया, पावर को रेफर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये भी पावर है, ये भी पावर, तो इतना वॉट ये रीड करेगा। इसका मतलब
अप्रोक्सीमेटली होगा, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अच्छा चलो रेफर कर लो, अगर रेफर करूंगा तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1, हाई वोल्टेज साइड रेफर कर रहा हूं, इधर की टर्म्स N1 ले लो और इधर की N2 ले, N1 बड़ा है N2 से, तो आप बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले I2 को रेफर करते हैं, तो I2R जब रेफर करोगे इधर क्या बन जाएगा बताओ, है जी, ये I2 को I1 की टर्म में लिख दो, तो I2 को I1 की टर्म में लिखो, बताओ क्या बनेगा। इसको लिख सकते हो आप I1R इंटू, बताओ क्या बनेगा, N1 बाई N2। बोलो यार, I2 को ऐसे लिख सकता हूं बताओ, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या कर दो R2। सही है भाई। अब जरा देखो क्या बना, W इज इक्वल टू क्या बन गया, I1 स्क्वायर, I1R का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया R1 प्लस R2 इंटू N1। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या चीज है, ये तो R2 को रेफर करने के बाद बनेगा नहीं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दिस इज I1R का स्क्वायर इंटू R1 इक्वलेंट। R1 इक्वलेंट, बोलिए R1 इक्वलेंट क्या है बताओ, हाई वोल्टेज साइड से इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वो है, बोलिए जिस साइड आप टेस्ट कर रहे हो उस साइड का इक्वलेंट रेजिस्टेंस रेफर करने के बाद निकाल लिया आपने, सही है ना भाई, बोलिए। तो एक ही बात है, चाहे आप इसको अलग अलग कर दो, चाहे आप इसको इस तरह से लिख दो, R2 को रेफर करके इस तरह बना लो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, इधर कितना आएगा, ये बन जाएगा भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो। ये मेरा वॉट मीटर की रीडिंग आएगी, एक बार देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो, क्लियर है। और आपको I1 पता है, I1 रेटेड पता है, कहां पता है बताओ, एमीटर बताएगा ना अपने को, तो एमीटर अपने को बता देगा I1R के बारे में। 1 का मतलब मैं हाई वोल्टेज ले रहा हूं भाई, ध्यान देना, ठीक है। एमीटर ने मुझे I1R रीड करके बता दिया, तो आप बताओ मैं यहां से R1 इक्वलेंट निकाल सकता हूं, बोलो तो बताओ R1 इक्वलेंट क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन I1R का स्क्वायर। बोलिए भाई, ये आ जाएगा मेरे पास R इक्वलेंट, मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, जो मेरे पास वाइंडिंग्स हैं उनका मेरे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो, बोलिए भाई। सर वन डाउट इज देयर, इफ ओनली 30% ऑफ रेटेड वोल्टेज कैन कॉज रेटेड करंट, देन एट रेटेड वोल्टेज करंट विल बी वेरी हाई एंड वाइंडिंग विल बर्न। शॉर्ट सर्किट हो रखा है ना आकाश जी, ठीक है। ओके गोपाल पुरोहित सर, अरे सर इंडिया ने गोल्ड लाया है पहली बार, क्या पढ़ाते हो, थोड़ा जश्न मनाओ, थोड़ा मोटिवेट करो। सर ये काम मत कीजिए सर, सुनिए ना अभी तो, अरे तो सुनो, अरे बस 2 मिनट, चलिए मोटिवेट करते हैं, चलिए मोटिवेट करते हैं। तुम्हारे लिए मोटिवेशन पता है क्या है, यहाँ से निकल जाओ तुम, ठीक है। और दूसरे और चैनल है, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा ना पूरा मोटिवेशन का ना पूरा डब्बा मिलेगा तुमको, ठीक है, एकदम पूरा फुल पैकेज, ठीक है। वो ले लो और उसको खा लो, हजम कर लो तुम, ठीक है, वो चूर्ण खाओ और मस्त रहो, ठीक है। हाँ जाओ आगे, अब खुश हो। चलिए R इक्वलेंट, तो ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। W अपॉन क्या बन गया, I1R का स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास R इक्वलेंट आ गया, बट मेरे पास अलग अलग R1 और R2 नहीं आया, सही है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अब क्या पढ़े बताओ। अब जरा वोल्ट मीटर का भी सहारा ले लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या रीड करेगा बताओ जरा, ये कोई VS रीड करेगा बट रेटेड नहीं होगी वो, ठीक है, वो कुछ लेस होगी। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, R1 इक्वलेंट आ चुका है। अब जरा देखिए एक और चीज निकालते हैं यहाँ से, क्या आप R1 इक्वलेंट से R1 और R2 बता सकते हो अलग अलग। देखो R1 इक्वलेंट इसके सम के बराबर है, क्या आप ये बता पाओगे कि R1 क्या बनेगा और R2 क्या बनेगा। N1 N2 तो पता होंगे, N1 N2 तो दे देगा ना, टर्न रेशियो तो देगा, ठीक है, वो तो दे देगा आपको, बट तब भी क्या आप R1 R2 निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। R1 R2 निकालना बहुत मुश्किल है, सही बताऊं तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिर कैसे निकालें R1 R2 R इक्वलेंट से। मेरे पास R1 इक्वलेंट आ गया, मैं चाहता हूं R1 और R2 निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, वो बहुत मुश्किल है भाई, आप ऐसे अलग अलग कर ही नहीं सकते हो, आपको R1 और R2 को अलग अलग निकाल नहीं सकते हो। तो फिर क्या करें,
तो फिर क्या करें? एक तरीका है जी, एक तरीका है, डीसी टेस्ट तो नहीं करेंगे, डीसी पे तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, डीसी तो उधर जाएगी नहीं प्रैक्टिकल में। हाँ, एक कॉइल का निकल सकता है डीसी से, अगर आप डीसी लगाओगे तो, ठीक है, वो कर सकते हो आप, ठीक है, डीसी टेस्ट कर सकते हो। बट एसी में जो डीसी का रेजिस्टेंस होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है एसी रेजिस्टेंस, उससे थोड़ा ज्यादा होता है एसी रेजिस्टेंस, वो स्किन इफेक्टिव ऐसे। चलो वो भी पैरामीटर हम ले लेंगे, थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, वो भी एक तरीका है कि पहले डीसी लगा के देख लो कि R1 की वैल्यू क्या आएगी। एक तरफ का तो निकल ही आएगा, कोर में तो कोई लॉस होगा नहीं डीसी में, उसको तो छोड़ ही दो, तो केवल इसी में लॉस होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि डीसी से हम R1 निकाल लेते हैं और वो पुट कर देंगे, N1 N2 पता है, R2 निकाल लेंगे। एक और एक रफ तरीका और भी है, ठीक है, जिससे हम R1 और R2 को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करें रफ तरीका जिससे हम R1 और R2 को निकाल सके? वो क्या तरीका है वो जरा सुनिए, जिससे हमारे पास R1 और R2 आ जाएगा। वो क्या है दोस्तों, वो सुनिए। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास दो कॉइल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, दो कॉइल है मेरे पास, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी प्राइमरी और ये है मेरी सेकेंडरी, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको अलग तरह से बनाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, थोड़ा आपको परेशान भी कर सकता है ये, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से पकड़िएगा। देखें देखें, ये वाइंडिंग लगा रखी है मैंने, मान लीजिए हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। एक हाई वोल्टेज साइड है और एक क्या है, लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। अब सुनिए, इधर है टर्न N1 और इधर है टर्न N2, यहां की वोल्टेज है E1 और यहां की वोल्टेज है E2। अब ध्यान से सुनना, यहां पे जो करंट है वो है I2 और यहां पे करंट क्या है, I1। आप मुझे बता सकते हो EMF पर टर्न वो यहां पे बनेगा E1 by N1 और यहां पे EMF पर टर्न क्या बनेगा, E2 by N2। बोलिए भाई, सही है, किसी को एतराज तो नहीं है। जिस टाइम यहां पे रेटेड करंट I2R होगा, उस टाइम रेटेड करंट यहां पे क्या होगा, I1R। जो इसका रेटेड करंट है और इसका, जिस टाइम इसका रेटेड करंट आएगा उस टाइम इधर भी रेटेड आएगा। बोलो भाई, क्योंकि वाइंडिंग डिसाइड करती है ना रेटेड को, तो हम वाइंडिंग की मोटाई ऐसे लेते हैं कि जब इधर रेटेड हो तो इधर भी क्या है, रेटेड बने। बट वैल्यू दोनों तरफ अलग अलग होगी रेटेड की, क्योंकि ये पतली वाइंडिंग है, इसमें कम करंट रेटेड करंट होगा, और ये मोटी वाइंडिंग है, इधर लो वोल्टेज है ना, लो वोल्टेज तो वाइंडिंग का मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी, मोटी वाइंडिंग होगी, सही है। तो ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न का ये ईएमएफ है और यहाँ पे एक टर्न के अक्रॉस ये वोल्टेज है, सही बात है भाई। मुझे बताओ वायर में करंट कितना है, इधर जो एक टर्न में से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I2R, और इधर एक टर्न में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I1R, सही बात है। तो एक टर्न को जो रेजिस्टेंस बनेगा, एक टर्न को जो रेजिस्टेंस नजर आएगा वो बनेगा E2 अपॉन N2 I2R, सही बात है। और इधर बताओ E1 by N1 I1R, बोलिए कोई दिक्कत है तो, सही बात है। ये रेजिस्टेंस बनेगा एक टर्न का को, अगर मैं देखना चाहूं तो एक टर्न से करंट कितना जा रहा है और एक टर्न से वोल्टेज कितनी निकल के आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे ये बनेगा। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इधर रेफर कर दूं तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, N1 by N2 के स्क्वायर से। या फिर एक काम करते हैं, इसी वैल्यू को, इस E2 को E1 की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। बताओ क्या बनेगा, E2 को E1 की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो, एक मिनट रुको, तो E2 को E1 की टर्म्स में कन्वर्ट करो, बताओ क्या बनेगा, वो बनेगा E1 इंटू N2 by N1, ये बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये तो N2 का N2 ही रहेगा, और यहाँ पे I2R को क्या लिखोगे, I1R इंटू, बोलो, N1 by N2। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, करेक्ट है। अच्छा अब आगे देखिए, ये कट गया ना मेरे ख्याल से यहां से, बोलो भाई क्या बन गया है, बताओ जरा, E1 अपॉन I1R, बोलो यार,
इनटू, बताओ क्या बना, N2 बाई N1 का स्क्वायर। एक बार बोलिए भाई, ये बना कि नहीं बना? एक बार देख लो, सही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो इसका रेजिस्टेंस आया था इधर वाली वाइंडिंग का, वो तो ये था, और जो दूसरी तरफ का जो रेजिस्टेंस था वो ये है, सही है। अभी तक मैंने रेफर नहीं किया, उसी रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया बताओ, मैंने एक दूसरी टर्म में लिख दिया है। एक बार देख लो, मैंने उसको एक दूसरी टर्म में लिख दिया है, उसको रेफर नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, इसको रेफर करते हैं, रेफर करें। तो रेफर करोगे तो क्या बनेगा, E1 अपॉन I1R इंटू N1 इंटू, बताइए क्या बना, N2 बाई N1 इंटू क्या करोगे, N1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक पावर कट जाएगी मेरे ख्याल से ये, और N1 से एक N1 कट गया, तो क्या बचा बताओ जरा, E1 अपॉन I1R इंटू N2। और यहां पे पहले क्या था, पहले N1 था, अब क्या आ गया, अब N2 आ गया। इसका मतलब सुनिए, इससे एक बात क्लियर होती है, सुनो क्या, कि वाइंडिंग का जो है ना, जो इधर का जो रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, जब आप उसको इधर रेफर करोगे तो वो जो रेजिस्टेंस है वो इसी के इक्विवेलेंट बन जाता है। लेकिन बना तो नहीं ना, R1 में यहां पे क्या आ रहा है N1, और यहां पे क्या आ रहा है, एक बार शुरू से करते हैं, ठीक है। एक बार देखिए, मुझे लगता है मैंने कुछ मिस्टेक की है, जरा देखिएगा, मैं रब कर दूं इसको, एक बार रब कर रहा हूं, एक बार शुरू से देखिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, एक बार पहले थोड़ा लैंग्वेज से समझाता हूं। इधर की जो वाइंडिंग है, जब आप उसको इधर से देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको, यही वाइंडिंग तो नजर आएगी। ये जो वाइंडिंग है, सेम वाइंडिंग इधर से देखोगे तो ये नजर आएगी। बोलो भाई, इसका मतलब इस वाइंडिंग का इक्विवेलेंट क्या है, ये वाइंडिंग है इस तरफ। बोलो, सेकेंडरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड ये वाली वाइंडिंग है, बोलिए ना, क्लियर है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं, जो इसका रेजिस्टेंस होगा सेकेंडरी साइड, अगर आप उसको इधर से देखोगे तो वो प्राइमरी साइड वाला जो रेजिस्टेंस है उसी के बराबर बनेगा, क्योंकि इस वाइंडिंग का इक्विवेलेंट ये वाइंडिंग है। इसका मतलब अगर इसका जो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस होगा, जो R2 और JX2 जो होगा, XL2 जो होगा, अगर मैं उसको इस साइड से देखूं तो इस साइड से वो बन जाएगा N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। बोलिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, R1 प्लस JX1 के बराबर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस वाइंडिंग का इक्विवेलेंट जो है वो ये है, इस वाइंडिंग का इक्विवेलेंट यही वाली वाइंडिंग है ना यार, प्राइमरी साइड को। बोलो ना यार, जो काम इधर सेकेंडरी वाइंडिंग कर रही है वही काम इधर कौन कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग कर रही है। समझ लो मेरा पॉइंट। तो आप ये कह सकते हो क्या, कि जो इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस होगा, अगर मैं उसको इस तरफ से देखूं तो वो जो है वो इधर वाला रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के बराबर ही होगा। आप ये कह सकते हो, ठीक है। बोलो भाई, क्या ये सही लिखा है मैंने, मतलब लॉजिकली सोचिए एक मिनट के लिए, क्या लॉजिकली मैंने इसको सही बोला है क्या, है जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जिस टाइम इधर रेटेड करंट जाएगा उस टाइम इधर भी रेटेड करंट होगा, और जिस टाइम इधर रेटेड वोल्टेज होगी उस टाइम इधर भी रेटेड वोल्टेज होगी। क्लियर है? तो उस केस में जो इस वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस होगा इधर, वही लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट बनेगा इस तरफ से अगर आप देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। जो इधर R2 और JXL2 का असर आ रहा था, उस वही असर इस तरफ से अगर आप देखोगे तो वो कौन दिखाएगा उसका असर को, R1 और JXL1 दिखाएगा। अब ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि ये जो वाइंडिंग है उसका इक्विवेलेंट ये यहां पे ये है, उसी का इक्विवेलेंट इस तरफ से ये प्राइमरी वाली वाइंडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब जब इसका रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को रेफर करोगे तो इसी के बराबर ही आएगा। ये केवल तभी होगा जब इधर रेटेड है तो इधर भी रेटेड आ जाए, और इधर जब रेटेड वोल्टेज है इधर भी रेटेड वोल्टेज हो जाए, तब आप ऐसा कह सकते हो। क्या आप इसको प्रूव कर पाओगे? जैसे मैंने अभी प्रूव करने की कोशिश की थी, मैंने शायद कुछ मिस्टेक किया, आप जरा देखना। मेरे हिसाब से आप
आपको एक ये करना आना चाहिए भाई, कैसे हम प्रूव करेंगे इसको कि ये और ये बराबर होगा। मतलब जो R1 है मैं उसको N1/N2 के स्क्वायर इंटू R2 के बराबर मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये कब होगा, ये कब ट्रू है, आप जरा सोचिए। इसका मतलब तो ये होगा कि जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है अगर मैं उसके पैरामीटर को रेफर कर दूं इधर, तो प्राइमरी वाली वाइंडिंग के ही बराबर हो जाए। इसका यही तो मतलब हुआ भाई, बताओ। और ऐसा कब होता है बताओ कि भाई सेकेंडरी साइड को रेफर करो और वो प्राइमरी वाले ही पैरामीटर बन जाए, उसी के बराबर पैरामीटर आ जाए। ये केवल तभी हो सकता है जब ये वाइंडिंग एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो। नहीं भाई जैसे ये जो है ये तो इसी के इक्विवेलेंट होता है, ये हम जानते हैं। इसको जब आप रेफर करोगे E2R को इस तरफ, तो वापिस से क्या बन जाएगा, वो E1 बन जाएगा। आप बोलोगे कैसे, जरा देखिए भाई। मुझे पता है E2R को अगर मैं रेफर करता हूं तो क्या बनता है, वो बनेगा N1/N2, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी वापिस से, E1R के बराबर होगी, बोलिए ना। तो इसका मतलब ये वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्विवेलेंट है और ये जो करंट है इस करंट के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इस वाइंडिंग के इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, बोलिए। तो इस वाइंडिंग के जो पैरामीटर होंगे अगर मैं उधर रेफर कर दूंगा तो इस वाइंडिंग के पैरामीटर के बराबर ही आ जाएंगे। समझ आया, मैं ऐसा मान सकता हूं। क्लियर हुआ? ये थोड़ा हजम करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, जैसे मैंने ट्राई किया था अभी थोड़ी देर पहले। हालांकि उसमें नीचे N2 आ रहा था, वो सही से बन नहीं रहा था, बट एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रेफर्ड वर्जन है ना दूसरी वाइंडिंग का, प्राइमरी साइड, और ये जो R1 है, ये दोनों क्या है बताओ, इक्वल है। R1 R2 इक्वल नहीं है, उसका रेफर्ड वर्जन इक्वल है, समझ रहे हो? ठीक है, तो आप बताइए यहां से जो R इक्वलेंट आया उसको आधा आधा कर दूं। इसका मतलब मैं बोलूंगा R1 इज इक्वल टू R2 इंटू N1/N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन I1R का स्क्वायर का हाफ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बताओ। R1 इक्वलेंट जो था उसका आधा कर दिया मैंने, उसको इस तरह से लिख दिया। अब ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। बोलिए भाई, ये कुछ पल्ले पड़ा क्या, बताइए। ये एक बार दोबारा कराऊं, है जी? बोलिए भाई, समझ आया? मैं देखो फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, एक बार फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि इसको मैथमेटिकली आप थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करना कि ये मैंने सही लिखा है। थोड़ा एक तरीका बताओ कैसे प्रूव कर सकते हो आप। एक बार आप इधर वोल्टेज लगाओ, इसको ओपन छोड़ दो 1 मिनट के लिए। एक बार आप इधर वोल्टेज लगाओ और इसका V अपॉन I निकाल दो, और फिर इधर रेटेड वोल्टेज लगाओ और इसको ओपन छोड़ दो, V अपॉन I वो करो, ठीक है। और फिर उस वैल्यू की जो, चलो यार कोई दूसरा तरीके से समझाता हूँ, इस तरीके से बात बनेगी नहीं। चलो अभी के लिए लैंग्वेज के हिसाब से देखिए, मैं भाई देखिए मैं लैंग्वेज के हिसाब से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसे? मैंने बोला कि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है, ये अगर आप इधर भेजोगे तो वो यही बन जाएगा, और ये जो करंट है उसको इधर भेजोगे तो वो ये बन जाएगा। इसका मतलब इस कॉइल के जो पैरामीटर होंगे, अगर उन्हीं पैरामीटर को अगर आप इधर से देखोगे तो क्या बन जाएंगे बताओ, वो इस कॉइल के का रूप ले लेंगे, वो समझ रहे हो? इसका मतलब ये कॉइल एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, आप ये समझ लो। इधर जो कॉइल है उसके जो पैरामीटर है R2JXL2, इधर से देखोगे तो वो R1JXL1 के बराबर आएंगे, वो एक दोनों के रिफ्लेक्शन है ये एक तरह से, ठीक है। जो बंदा इधर है वो बंदा इधर, जब इधर से देखोगे तो वो इस वाइंडिंग के जो पैरामीटर होंगे उनके बराबर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब इस वाइंडिंग का जो R2 और JXL2 होगा, अगर आप उसको इधर से देखोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो R1 और JX1 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये R1 और जो उधर का जो रेजिस्टेंस था, जब उसको मैंने इधर रेफर किया वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को, तो R1 के बराबर ही बन जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको लीजिए, क्लियर है भाई? तो मैं कह सकता हूं ये बराबर होंगे, ठीक है। हालांकि ये मैथमेटिकली समझाता तो ज्यादा अच्छा रहता, आप लोग ट्राई करना मैथमेटिकली इसको दिखाने की, है जी। किससे रेफर, L/A से? हाँ, लेंथ L1 होगी, हाँ हाँ। जरा देखिए मैं बताता हूँ, सही कह रहे हो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा
मैं मैथमेटिकली इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि भाई ये थोड़ा आपको सोचते हजम हो जाए ये बात। आप एक काम कीजिए, इस साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए मान लो, और इस साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ऑब्वियसली आप ये देखो कितना करंट लार्ज हुआ है इधर, जितना करंट लार्ज हुआ है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। भाई देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए नहीं होता, बोलो भाई, ये होता है रेजिस्टेंस। अब आपको ये देखना है कि जिधर मेरा करंट लार्ज है उधर एक तो लेंथ मेरी कितनी लार्ज हुई है, लेंथ और एरिया दोनों देखना पड़ेगा ना भैया आपको, ठीक है। जरा देखिए, मैं जरा इसका थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव कराता हूं कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको, इसको रब कर दूं ना 1 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, इसको जरा मैथमेटिकली बताता हूं मैं कैसे ये बात बनी है। मुझे एक बात बताइए, इधर N1 है ये, और जो लूप बन रहा है उसका जो लूप की जो लेंथ है वो मान लीजिए कुछ 2 पाई आर है, ठीक है। एक लूप की जो लेंथ बनी है बाहर से घूम के है ना कोर पे, तो लेंथ कितनी बनी है वो 2 पाई आर मान लेता हूं। तो आप बताओ इधर टोटल लेंथ क्या बनी है, कितने लूप है ऐसे ऐसे इधर, N1 इंटू 2 पाई एक्स मान लेता हूं, आर नहीं लेता हूं, आर तो रेजिस्टेंस को लिख रहा हूं, ठीक है भाई। इधर की जो लेंथ है L1 वो ये है वायर की लेंथ, और इधर की वायर की लेंथ क्या है बताओ जरा, N2 इंटू 2 पाई एक्स, बोलो यार। इधर बन गई लेंथ L2, बोलो। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे है जी, हाँ। अब इधर एरिया देखते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है तो इधर करंट कम आएगा, और इधर ये लो वोल्टेज, इधर करंट ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एरिया, और इधर एरिया क्या होना चाहिए, कम। अब प्रॉब्लम यह है कि एरिया के साथ कैसे देखें, एरिया के साथ कैसे देखोगे। अगर इधर का करंट सोचिए, इधर हाई वोल्टेज है, कितनी हाई वोल्टेज है वो, इनका रेशियो जो है वोल्टेज का वो कितना है बताओ, N1/N2 का रेशियो ना भाई, बोलिए ना। तो करंट का रेशियो भी क्या बनेगा, N1/N2 बनेगा। मतलब अगर इधर करंट I1R है तो इधर का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा I1R इंटू क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा करंट इधर, N1/N2 हो जाएगा, N1/N2। बोलिए भाई, ये I2R जो है इतने टाइम्स लार्ज हो जाएगा, सेम, क्योंकि कोर दोनों के लिए सेम है ना, कोर की मोटाई दोनों की सेम है, तो जितना वायर इधर घूमेगा उतना ही वायर उधर भी घूमेगा, सही बात है, बोलो। तो मैंने बोला इधर का अगर मैं देखूं तो इधर का जो है वो अगर करंट I1 आ रहे तो दूसरे का जो करंट होगा वो ये होगा, बोलो भाई। करंट इतने टाइम्स आपका बढ़ गया, तो आप बताओ जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या उतने टाइम्स कम होना चाहिए क्या। अब वहां पे थोड़ी मुश्किल आएगी आपको, ठीक है, बिकॉज जो करंट जो है ना वो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अकेला एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने टाइम्स एरिया को आप बढ़ा दो तो उससे क्या होगा, वो करंट भी उतना ही बढ़ जाएगा। करंट जितना बढ़ रहा है आप, क्योंकि आपने लेंथ भी तो चेंज कर दी ना, प्रॉब्लम ये है लेंथ चेंज हो गई है, वायर की जो टर्न्स हैं वो चेंज हो गई हैं, उनकी लेंथ चेंज हो गई है। अगर मेरी लेंथ चेंज हो गई है तो उससे क्या होगा बताओ, एरिया के साथ जो रिलेशन है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है, एरिया के साथ जो रिलेशन है वो सेम नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे खैर देखना थोड़ा मुश्किल है। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि एरिया मैंने इतने टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मेरा करंट इधर बढ़ गया है उतने टाइम्स मैं इधर का क्या कर देता हूँ, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी उतना ही टाइम्स मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इधर एरिया को ए मान लूँ तो इधर एरिया क्या बनेगा, ए इंटू बताओ N1/N2 बन जाएगा, बोलो भाई, सही है। अब आप बताइए इधर का रेजिस्टेंस क्या बनेगा और इधर का रेजिस्टेंस क्या बनेगा। इधर का जो रेजिस्टेंस बनेगा इस कॉइल का वो बनेगा रो L/A, बोलिए भाई। और उधर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, रो L/A, बोलिए भाई। एरिया क्या है, A इंटू N1/N2, ये बनेगा R2, और ये क्या बनेगा R1, ये बनेगा R1, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको रेफर करते हैं इस तरफ, देखते हैं वो इसके बराबर ही आता है क्या। रेफर करें, कैसे रेफर करोगे बताओ, इनटू क्या कर दो बताओ इसको, N1/N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ये एक N1/N2 तो कट गया, ये बोलो भाई, एक पावर तो कट गई, ठीक है। और क्या रह गया बताओ, N2 से N2 कट गया, तो बताओ क्या बना, N1 रो 2πx/a, और इधर क्या है N1 रो 2πx/a, सही है भाई।
तो बराबर आ तो गया, क्लियर है। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, मैं ये बोलूंगा कि जो इधर का रेजिस्टेंस है जब आप उसको इधर रेफर करोगे तो किसके बराबर आएगा, जो इसके रेजिस्टेंस जो था इसके बराबर आएगा, बोलिए ना। तो इसलिए मैंने इनको बराबर मान लिया, क्लियर है भाई। तो इसलिए इसको हाफ ऑफ कर दिया मैंने। थोड़ा हजम हुआ क्या, थोड़ा कुछ पल्ले पड़ा क्या, बताइए। थोड़ा मुश्किल जरूर है, ये कैमरे से नजर नहीं आ रहा है। एक बार रुको भैया, हमारे जी हमारे जहाँ चले गए हैं, तो अब मुझे थोड़ा खुद ही करना पड़ेगा। मैं जरा कैमरे से इसको घुमाता हूँ। अब ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, सुनो। मैंने ये चेक कराने के लिए कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा अगर आप उधर रेफर करोगे तो वो R1 के बराबर ही आ जाएगा। कॉइल का रेजिस्टेंस की बात हो रही है, कॉइल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पे सोचिए N1 टर्न्स है, N1 लूप है, और एक लूप की जो लेंथ है वो 2πx है। तो यहां पे जो टोटल लेंथ बनेगी वो बनेगी N1 2πx, और इधर क्या लेंथ बनेगी N2 2πx। सही बात है, बोलो भाई। लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पता चलेगी आपको। अब ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो करंट पे डिपेंड करता है। इधर करंट ज्यादा है, लो वोल्टेज साइड। कितना ज्यादा करंट है बताओ, इधर मतलब इधर अगर मैं करंट मान लेता हूं I1R मान लेता हूं, I1R मान लेता हूं, तो दूसरी तरफ जो करंट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा I1R इंटू N1/N2। इसका मतलब इधर का जो करंट है वो N1/N2 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि इधर करंट ज्यादा है तो इधर एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का वो भी उतने टाइम्स लेता हूं। तो इधर का एरिया अगर मैं A ले लूं तो इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बनेगा, A इंटू N1/N2 टाइम्स। जितने टाइम्स करंट हुआ उतने टाइम्स एरिया हो गया। बोलिए भाई, हालांकि ये मानना थोड़ा ठीक नहीं है, बट चलिए। अब बताइए रेजिस्टेंस देखते हैं। इधर का रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रो L/A, रो इंटू L ये बन गया। इधर का लेंथ देखो ना, ये है ना वायर की, और क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ये है, रो L/A। ये हो गया भाई, बोलो यार। इसको छोड़ दो एक बार, आगे वाले को मत देखना। ये बन गया रो L/A, और इधर का क्या बन गया, इधर बन गया रो L की जगह पे ये कर दो बाई A। ये बन गया मेरा R1, और ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा R2। अब एक काम करते हैं, इस R2 को रेफर करते हैं प्राइमरी साइड। रेफर करेंगे तो क्या होगा, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और एक पावर ये कट जाएगी इससे। बोलिए भाई, N1/N2 जो है ये कट जाएगा, और यहाँ पे सिंगल पावर रह जाएगी, और N2 से N2 कट जाएगा। तो क्या बचा बताओ, इधर रेफर करने के बाद क्या बना, वो बना रो 2πx इंटू N1 डिवाइड बाई A। वो तो इसी के बराबर आ गया, R1 के बराबर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा अगर मैं उसको रेफर कर दूं तो वो प्राइमरी साइड का जो रेजिस्टेंस है उसी के इक्वल आएगा। बोलिए भाई, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा हजम कीजिए भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं बताओ, हाफ हाफ डिवाइड कर सकता हूं। जो टोटल इक्विवेलेंट आया उसका आधा आधा कर देता हूं, एक ये और एक ये जो सेकेंडरी साइड का जो रेफर्ड है वो। क्लियर है भाई, बोलिए। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 है, R2 निकल आएगा। बताइए भाई, कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना सीखा क्या आपने, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को हजम कीजिए भाई। दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते थे कि ये जो कॉइल है इसी का रिप्रेजेंटेशन इस तरफ से ये है, जो इधर सेकेंडरी साइड की कॉइल है उसी का रिप्रेजेंटेशन इस तरफ ये है, ठीक है। इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस होगा अगर मैं इधर से देखूंगा तो इसका रेजिस्टेंस के बराबर ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों कॉइल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। एक N1 साइड इक्विवेलेंट है, उसी का इक्विवेलेंट दूसरी तरफ N2 टर्न्स वाला है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो अगर इसके पैरामीटर जो भी होंगे उनको रेफर करोगे इधर तो इसके पैरामीटर के बराबर ही आएगा। दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। मैं रब कर दूं, एक तरीका ये भी है मैथमेटिकली, अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो। बहुत अच्छा भी, यहां से R1 R2 आ गया। अब आइए मुझे क्या निकालना है, XL1 एंड XL2 निकालना है। मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं भाई। नेक्स्ट जरा देखिए, XL1 एंड XL2 देखते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है क्या। चलिए क्वेश्चन लेंगे भाई अभी। अब जरा देखिए, डाउट नहीं, मतलब अब एक और चीज पढ़ते हैं। जरा देखिए, मैंने यहाँ पे वोल्टेज रीड कर लिया वोल्ट मीटर से, और मैंने यहाँ पे करंट भी रीड कर लिया एमीटर से। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं VS/IR1 तो बताओ क्या बनेगा, वो बताओ क्या बनेगा। इनपुट साइड से कितना इंपीडेंस नजर आएगा वो बनेगा, और वो किसके बराबर होगा, वो इक्विवेलेंट इंपीडेंस के बराबर आएगा। आगे का इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या आएगा। एक काम करता हूं, मैं इसको रेफर कर लेता हूं इधर। तो जरा देखो क्या बनेगा, ये बनेगा R1 JXL1, और यहां पे क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया और एक क्या आ गया, बोलो यार,
ये बना कि नहीं बना? और इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, एक बार देख लो भाई। ये मैंने वोल्टेज अप्लाई की थी और इधर जो करंट आ रहा था वो I1 रेटेड आ रहा था, बोलिए ना। मैंने उसको रेफर कर लिया, ये बनेगा R2 प्लस JXL2 इनटू क्या बन जाएगा? N1 बाई N2 का स्क्वायर। सही बात है ना? तो आप बताओ, जो इक्विवेलेंट देखोगे आप यहां से आगे का, वो इक्विवेलेंट क्या नजर आएगा आपको? ये पैरेलल में नहीं आ गए तीनों, ये और ये, बोलो। अब जब पैरेलल हो गए तो ये तो बहुत लार्ज है भैया, उनका हटा दो। अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा? यही तो बनेगा पैरेलल हो गए तो, बोलो। तो आप बताओ अल्टीमेटली क्या बना? जो वोल्टेज अपन करंट करोगे तो इंपीडेंस आएगा Z इक्विवेलेंट 1। Z इक्विवेलेंट 1 का मतलब जो प्राइमरी साइड है मेरी, हाई वोल्टेज साइड, उस साइड का जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस बनेगा वो क्या बनेगा बताओ जरा? वो बनेगा R1 प्लस R2 प्राइम लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, प्लस बताओ J XL1 प्लस XL2 प्राइम, और इसका मैग्नीट्यूड, ये बनेगा Z इक्विवेलेंट 1 के बराबर। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो? समझ आ? इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, R इक्विवेलेंट 1 निकाल चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं Z इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां पे लिखूं? इधर लिख रहा हूं भाई। Z इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू R इक्विवेलेंट 1 प्लस J X इक्विवेलेंट 1 का मैग्नीट्यूड, बोलिए ना। और ये क्या है? ये है मेरे पास सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई I1 रेटेड। 1 का मतलब हाई वोल्टेज से है भाई इधर, ठीक है भाई। उसका मैग्नीट्यूड लिया मैंने, फेज नहीं लिया बस, तो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं? इससे मैं X इक्विवेलेंट 1 निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता होता है कैसे निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट ऑफ R इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर, बोलिए भाई। एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? Z इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर। सही बात है। तो यहां से बताइए X इक्विवेलेंट 1 क्या बना? रूट ऑफ Z इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा? R इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई, किसी को ऐतराज है तो बताइए। ये बन जाएगा मेरे पास X इक्विवेलेंट 1, और X इक्विवेलेंट 1 क्या है बताओ जरा? वो है मेरे पास X1 XL1 प्लस XL2 इंटू N1 बाई N2 का क्या बन जाएगा बताओ? होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू X इक्विवेलेंट 1। बोलिए दोस्तों, अब आप बताओ, मैंने क्या बताया? ये और ये क्या बनेंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो आप बताइए क्या बनेंगे? XL1 इक्वल टू XL2 इंटू N1 बाई N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ जरा? X इक्विवेलेंट 1 जो आया है मेरे पास बाई 2 कर दो। बोलिए दोस्तों, हाफ हाफ ले सकते हो आप इसको, ठीक है? नोट कर लीजिएगा इसको नोट कीजिएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो भाई उद्यमी? अरे सर, आप स्टूडेंट को हनी ट्रैप बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। देखो ये कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है? PSU में अंडर 100, एक मिनट सुनो तो, मतलब वैसे तो मुझे ध्यान देना नहीं चाहिए। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे रूट आएगा भी, ठीक है? इसको रूट कर लेना, ठीक है? उससे हो जाएगा। फटाफट लिखो, तब तक मैं इसका कमेंट पढ़ता हूँ। अरे पढ़ लेने दो। अरे सर, आप स्टूडेंट को हनी ट्रैप बना रहे हो। देखो, ऐसे बच्चों को ना कोई काम नहीं है, ठीक है? ऐसे बच्चों को ये पता है कि मैं इनको जवाब देने वाला हूँ, ठीक है? तो इनको पता है कि क्लास को डिस्टर्ब कैसे करते हैं ना। PSU में 100 रैंक वाले को अब तक जॉब नहीं मिली है, तो क्या फ़ायदा आपके कोर्सेज का? जनरल कैटेगरी क्या करे? 4। अरे तो तुम मत करो ना यार, तुमको किसने बोला है? तुम सारी दुनिया का तुमने ठेका लिया है क्या? तो तुम मत करो भाई ज़्यादा। तुमको कुछ दर्द हो रहा है तो मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर तुमको जॉब से ज़्यादा दिक्कत है, तुमको ये लग रहा है कि सर क्या फ़ायदा कोर्सेज लगाने का, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है इससे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ाता हूँ भाई। गलत जगह बैठ गए हो तुम यार, मत लो यार, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? बोर्ड पे आइए भाई, ठीक है? हो गया ये? सही है भाई। ये बन जाएगा XL1 XL2 इक्वल टू X इक्विवेलेंट 1/2। सही है, आगे बढ़ जाए। चलिए मैं रब कर दूं इसको, नोट कर लीजिए। तो देखो, हमें रेजिस्टेंस निकालना भी बहुत इजीली आ गया, और हमने लीकेज रिएक्टेंस निकाला बहुत इजीली आ गया। कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस किससे निकाला? वोल्टमीटर की रीडिंग से, ठीक है? वो हमें I1R पता था प्राइमरी साइड का, तो उससे ओमिक लॉस मुझे पता है कि वोल्टमीटर कौन सा लॉस रीड करेगा? ओमिक लॉस रीड करेगा। कोर लॉसेस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ पे।
तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है दैट मस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 R का स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट 1, तो R इक्वलेंट 1 यहां से आ जाएगा, बोलो भाई, और उसको हाफ ऑफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस आ जाएगा, सही बात है ना। ऐसे ही फिर एक्स इक्वलेंट कैसे निकालोगे बताओ, हमने जब R इक्वलेंट प्राइमरी साइड का निकाल दिया तो एक काम करते हैं, सबसे पहले Z इक्वलेंट निकाल लेते हैं प्राइमरी साइड का, ठीक है। तो Z इक्वलेंट में इसको मैं R इक्वलेंट 1 बोल देता हूं, इसको X इक्वलेंट 1 बोल देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा, वो इसके बराबर बन जाएगा, सही बात है ना। अब आगे चलिए, अब यहां से जब मैग्नीट्यूड निकालोगे इसके बराबर आएगा, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, X इक्वलेंट 1 निकाल सकता हूं, ये आ जाएगा, ठीक है, और उसको फिर आधा आधा कर दूंगा, बोलिए भाई, X इक्वलेंट 1 आ गया मेरे पास, ये इसके बराबर होता है। अब ये कैसे निकालें, दोनों बराबर होंगे, अभी ऑलरेडी मैं चेक करवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से X इक्वलेंट XL1 और XL2 निकाल सकते हो। ये टेस्ट क्या करता है बताइए, ये टेस्ट एक तो आपको, अगर आप रेटेड कंडीशन पे कर रहे हो इस टेस्ट को, तो क्या क्या बता देगा आपको, एक तो रेटेड ओमिक लॉस बता देगा, दूसरा बताइए ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर भी बता देगा, R1 XL1 एंड R2 XL2, ये दोनों बता देगा आपको। तो नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को, ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई। हाँ जी, जब ट्रांसफॉर्मर जैसे बनवाते हैं या फिर लेते हैं, तो ये वो हमें निकाल के देता है या फिर वो सीधे दे देता है? ना, वो तो देखो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा टेस्टिंग करके, ये सब पैरामीटर आपको निकालने पड़ेंगे टेस्टिंग करके। वो बस आपको उसको ये बताना होता है ट्रांसफॉर्मर वाले को, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया तो मैंने क्या बोला बंदे को, मैंने बोला यार देखो मुझे इतने एम्पियर का चाहिए, आउटपुट मेरी इतने एम्पियर होनी चाहिए और वोल्टेज ये होनी चाहिए, तो मुझे बस वोल्टेज और करंट बताना है उसको कि आप कितना करंट ले रहे हो आउटपुट साइड पे, और इनपुट साइड पे कितनी वोल्टेज दे रहे हो, आउटपुट साइड पे कितनी वोल्टेज आपको चाहिए। ये तो रिलेटिवली छोटा है, बड़े में भी सेम कैलकुलेशन, तो उसमें क्या होता है, डिजाइन की कुछ कैलकुलेशन होती है कि हमें कितनी कोर लेनी पड़ेगी, कितनी टर्न्स लगानी पड़ेंगी, उनकी कैलकुलेशन होती है सारी, कि भाई जो फर्मा बनाना है, जो जिसके ऊपर टर्न्स लगानी है, वो कितना कोर का लेना पड़ेगा, कितनी टर्न्स लगानी पड़ेंगी, 100 दिन वो उतनी वोल्टेज को झेल सके, ये सारी कैलकुलेशन जो है डिजाइन में आती है। तो वो जो डिजाइनर होते हैं वो अपने आप को डिजाइन करते हैं उसको, और वो आपको दे देंगे, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे हम, ये सब हमें 100 दिन उसके अंदर के पैरामीटर हमें पता चल जाए, वो सारा कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, वैसे कि कोर लॉस इसके अंदर ये है इस वोल्टेज पे, ये सब जैसे डेटा शीट नहीं आती आपको, जो आप एनालॉग पढ़ते हो तो उसमें डिवाइसेस की, ऐसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। तो आपको सारा चीज ये पता चल जाएगी इसमें, ठीक है भाई। छोटी छोटी दुकानों में जो बनाते रहते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, कहीं से तो कहीं काम किया ही होगा कहीं भी उन्होंने, तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा के बना लेते हैं, ठीक है, कि इतनी टर्न्स लगेंगी, रफ एक आइडिया होता है उनको कि भाई इतनी टर्न्स, इतना वोल्टेज पे इतनी टर्न्स हमें लगानी पड़ेंगी, ठीक है, एक रफ आइडिया होता है, और कोई वो नहीं होता उनके पास, और कोई इलाज नहीं होता उनके पास, ठीक है। तो एक रफ आइडिया से लगाते हैं कि भाई इतनी टर्न्स हमें लगानी है, बट एक्चुअल में जब आप मशीनों का अगर आप देखोगे, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो सही काम कर रहे हैं, कुछ मशीनें जो ट्रांसफॉर्मर सही में डिजाइन करती हैं, उन्होंने भी कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, उन्होंने पहले चेक करके, और डिजाइन जब आप पढ़ोगे उसमें आपको सारी चीज बताई जाएगी, इतना कोर लोगे तो 1 टन की इतनी लेंथ बनेगी, उस लेंथ का इतना रेजिस्टेंस बनेगा, तो आपको इतनी टर्न्स लेनी है, और उनका क्या इंडक्टेंस बनेगा, आपको एक बार उसका R और X पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी वोल्टेज मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सो दैट मेरा जो करंट है वो इतना है कि वाइंडिंग जले ना। भाई हो सकता है आपने क्या किया, आपने पहले 10 ही टर्न लगा दी, अब 10 टर्न तो बहुत ही कम होती है, और 220 वोल्ट लगा रहे हो आप सीधा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोर है, मैंने एक कोर बनाई, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके अक्रॉस में 220 वोल्ट लगा दूं, डायरेक्टली लगाऊंगा तो आग लग जाएगी, ये आग पकड़ लेगी। आप बोलोगे वो इसलिए सर क्योंकि इसमें कोर नहीं है, इसका इंडक्टेंस कम है, तो चलो मैं कोर डाल भी दूं ना इसके अंदर, तब भी आग लग जाएगी। क्यों आग लग जाएगी बताओ? क्योंकि इसका जो R और X जो है इसका, वो इतना कम है कि जैसे मैं इस पर 220 वोल्ट लगाऊंगा, इतना लार्ज करंट आएगा कि वाइंडिंग ही जल जाएगी। समझ आया? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि मेरा जो कोर है वो डालने से इसका जो इंडक्टेंस है वो कितना बन रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, ठीक है। सो दैट जब मैं इसके ऊपर AC वोल्टेज लगाऊं तो उससे जो करंट आए इसके अंदर, वो करंट इसको जला ना दे, समझ रहे हो, उससे कहीं आग ना पकड़ ले। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको टर्न्स डिसाइड करनी पड़ेगी, कितनी टर्न्स मुझे लगानी है। तो ये डिजाइन की प्रॉब्लम है सारी की सारी, ठीक है। तो बस आपको उसमें नहीं जाना फिलहाल, तो आपका डिजाइन जो है, वैसे तो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में डिजाइन वाला प्रोसेस आता है, बट फिलहाल के लिए बस आपको एनालिसिस करना है। आप जो कर रहे हो वो क्या है, आपका भी एनालिसिस, ठीक है।
आपको एनालिसिस करके पैरामीटर वगैरह कैलकुलेट करने, डिजाइन वाला पार्ट अभी नहीं करना, ठीक है। मशीन डिजाइन करके एक टॉपिक आता है जो आप आगे पढ़ोगे, मतलब आगे कब पढ़ोगे, मशीन में तो खैर आजकल मशीन में तो बंद ही हो गया सब कुछ वो पढ़ाना। मेनली जो मशीन डिजाइन होता है वो आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है जी, ऑप्शनल होता है बेसिकली। तो बेसिकली वो अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सारी चीज़, वैसे मैं बुक बता देता हूँ आपको, एक ए सानी करके बुक आती है, ठीक है, आप बेशक अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हो, मशीन डिजाइन, ठीक है। MG से भी करके आती है मशीन डिजाइन की, ठीक है। तो वो भी बुक आप ले सकते हो जिसमें मशीन डिजाइन के ऊपर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे डिजाइन किए जाते हैं और कैसे कोर डिसाइड की जाती है, कैसे टर्न्स लेते हैं और उसके हिसाब से कितनी हम टर्न्स लगाए, कितनी वोल्टेज पे, वो सारा आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो खैर ये समझ है आपको पार्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताओ क्या करता है अल्टीमेटली, फिर बताओ कंक्लूजन बताओ क्या किया। एक तो पैरामीटर निकालेगा, कौन से पैरामीटर बताइए, वाइंडिंग के R1 और XL1 ये निकालेगा। दूसरा बताइए ओमिक लॉस, ठीक है, ओमिक लॉस निकाल देगा। और कौन से, वो भी रेटेड, अगर आप रेटेड करंट ले रहे हो तो रेटेड ओमिक लॉस, ठीक है। बट अगर आपने करंट रेटेड ना लिया, सोचिए, जरूरी तो नहीं भाई रेटेड करंट लो, तो क्या R1 और XL1 कुछ अलग आएंगे क्या, ना, वो उतने आएंगे। बट जो लॉस नजर आएगा आपको, जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी, जो लॉसेस नजर आएंगे, वो वाले कौन से लॉसेस होंगे बताओ, वो रेटेड ओमिक लॉस नहीं होंगे भाई, ठीक है। उसमें ये प्रॉब्लम है। जहां तक सवाल है R1 और XL1 का निकालने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, R1 और XL1 आप निकाल लोगे, ठीक है। बट जो लॉसेज आएंगे वो रेटेड ओमिक लॉस नहीं होने वाले, याद रहेगा पॉइंट। आगे बढ़ जाए भाई, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैं रब कर दूं इसको, चलिए इसको रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। अभी मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, हाँ जी देखें, ये स्विच है, ये स्विच है मेरा, यहां पे एक स्विच लगा रखा है और यहां पे एक स्विच लगा रखा है, ये स्विच लगा रखे हैं भाई, ठीक है। ये है मेरा 2000 से 200, इधर हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, ठीक है। 2000 से 200 और मे बी 20 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है भाई। अब सुनिए, इधर जो है, इधर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है W, एक एमीटर लगा रखा है और एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, और यहां पे कोई सोर्स लगा रखा है, ठीक है भाई। इसको मैं W1 बोल रहा हूं, इसको मैं A1 बोल रहा हूं, इसको मैं V1 बोल रहा हूं। ऐसा इधर किया हुआ है भाई, ये वोल्ट मीटर लगा रखा है सो दैट मैं पावर रीड कर सकूं W2, इसको मैं बोल रहा हूं W2, ठीक है। यहां पे बन जाएगा मेरा A2 और यहां पे बनेगा मेरा V2, वोल्ट मीटर V2, और यहां पे कोई सोर्स लगा रखा है, ठीक है भाई। देखिए कुछ इस तरह का लगा रखा है, ये आपको सर्किट दे रखा है, दिस इज S1, S2, S3, S4, नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है भाई, ध्यान देना, दिस इज नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, प्रैक्टिकल बोल दो। और आपको क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला देखिए केस 1, केस 1 क्या दिया हुआ है सुनिए। केस 1 में S2 ऑन है, S3 एंड S2 ऑन है, S3 एंड S2 ऑन है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, नहीं भाई S1 मैंने गलत बोल दिया,
केस 1 जो है वो मैं क्या ले रहा हूं, केवल S3 ऑन है, बस केवल S3 ऑन है। और उस केस में जो V2 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 200 वोल्ट। जो A2 की वैल्यू है वो है हमारे पास 8 एम्पियर। ठीक है, 8 एम्पियर है भाई। और मेरे पास जो W2 की रीडिंग है वो है 600 वोल्ट, ये दे रखा भाई। ठीक है, ये आपको गिवन है केस 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब दूसरा देखिए केस नंबर 2। मैं पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, केस नंबर 2। इसी का दूसरा वर्जन भी लेंगे, फिर हम थोड़ा मुश्किल बनाएंगे इसको। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, S4 ऑन है, जो ऑन है वो लिखे हुए हैं बस, S4 एंड S1, S1 एंड S4 ऑन है बस, बाकी सारे ऑफ है। उस केस में जो मेरा V2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, और वो क्या है सुनिए, V2 नहीं V1। V1 इज इक्वल टू, हाँ, V1 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 400 वोल्ट, या मैं भी 600 वोल्ट ले लूं, 600 वोल्ट है। अच्छा, W1 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है कुछ मे बी 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। और I1 की जो वैल्यू, A1 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड RCXM R1 R2 XL1 XL2। सबस्क्रिप्ट 1 मीन्स हाई वोल्टेज, सबस्क्रिप्ट 1 मीन्स हाई वोल्टेज एंड 2 मीन्स लो वोल्टेज। ये है भाई, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज और 2 का मतलब है लो वोल्टेज। ठीक है भाई, करें जरा, कीजिए भाई। जल्दी कीजिए भाई, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन लिया मैंने, आराम से कर सकते हो आप लोग। दिमाग लगाइएगा, कौन सा स्विच ऑन है कौन सा ऑफ है, उसके हिसाब से कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाऊंगा अभी मैं। ठीक है, पहले ये सोल्व कीजिए। बोले भाई, हुआ क्या? जल्दी करो। कौन कौन से टेस्ट दे रखे हैं बताओ? एक शॉर्ट सर्किट है, एक ओपन सर्किट है मेरे ख्याल से। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, करो। ये तो आसान ही क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम होगी भाई, कीजिए। करें भाई, देखें। चलिए देखिए भाई, टाइम ओवर, इतनी देर का क्वेश्चन ही नहीं था। सुनिए भाई, पहला केस में देखिए क्या है। पहले केस में ये ऑन है बस, बाकी सारे ऑफ हैं, बाकी सारे ऑफ हैं। तो इसका मतलब क्या है बताओ? ये ओपन है, इधर से हाई वोल्टेज ओपन है, लो वोल्टेज साइड काम हो रहा है। और ये जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज पे लगा रखा है, करंट जो है वो ये आ रहा है और पावर जो है ये। तो इसका मतलब ये क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जरा? ये कोर लॉसेस को बता रहा है, रेटेड कोर लॉस को, 600 वॉट। बोलिए भाई, सही है? अरे बता दो। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां से हम लोग आरसी और एक्सएम निकाल सकते हैं। कैसे बताइए, बताओ? ये जो वोल्टेज होगी आरसी के क्रॉस होगी, आप मान सकते हो? तो आप बोलो, क्या बोलोगे? दिमाग में पिक्चर रखो बस। तो आप बोलो, क्या बोलोगे? वी स्क्वायर अपॉन आरसी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 600। यहां से आरसी आ जाएगा। बताओ कितना निकाला? 6.67। ये बना भाई, बहुत अच्छा। चलिए भाई, ये एक्सएम तो कैसे निकालोगे? एक्सएम बताओ। पहले सबसे पहले आरसी से आईसी आ जाएगा। क्या कहते हो? आईसी निकलेगा वोल्टेज डिवाइड बाय आरसी। बोलिए ना, कितना बना? ऐसा नहीं किया क्या आप लोगों ने? ये जो करंट है आई करंट है, तो आईसी बताओ क्या बना? 3 एम्पियर आएगा क्या? ये आ गया 3 एम्पियर। तो आप बताइए आईएम क्या बनेगा? आईएम इज रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कितना बना? 416। ये बन गया आईएम। आईएम बन गया तो एक्सएम भी आ जाएगा। एक्सएम बताइए क्या बना? वोल्टेज कितनी है बताओ? 200 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा? 7.416। बोलिए क्या बना? ये 20.96। इतना ओम आ गया भाई, बहुत अच्छा। तो एक्सएम भी आ गया मेरे पास। जरा देख लीजिए भाई एक बार, पहली कैलकुलेशन से आरसी एक्सएम आ गया। अब आइए इधर वाली कैलकुलेशन। ये क्या बता रहा है बताओ? ये केस नंबर 2 जो है, इसमें कौन कौन ऑन है बताओ? ये ओपन है, ये ऑन है। इसका मतलब इधर से शॉर्ट कर दिया आपने और इसको ऑन कर रखा है, बस यही है। एक बार देख लो भाई, और तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट को बता रहा है। तो आप बताइए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बताइए क्या बनेगा? वोल्टेज मेरी ये है सब, ये सप्लाई वोल्टेज, और वोल्टमीटर की रीडिंग ये है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ओमिक लॉस को। क्या रेटेड ओमिक लॉस है क्या? करंट बताओ इधर, रेटेड करंट क्या है? 2060। रेटेड करंट कितना है बताओ? केवीए डिवाइड बाई 2000 कर दो ना, क्या बनेगा? तो इसका अंदर रेटेड करंट के बराबर है ये। ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर मैं इसको लिखूंगा 400 मस्ट इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा? I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 प्राइम। बोलिए, सही है? तो क्या बन गया बताओ जरा? ये R1 प्लस R2 प्राइम इज इक्वल टू क्या बन गया? 4। तो R1 इक्वल टू R2 प्राइम इज इक्वल टू क्या बन गया? 2। तो यहां से आप R2 निकाल सकते हो। R2 प्राइम क्या होता है बताओ? R2 इंटू N1 बाई N2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना? बोलो भाई, इक्वल टू 2। तो यहां से R2 की वैल्यू क्या बन गई बताओ जरा? R2 इक्वल टू 0.02 ओम और R1 की वैल्यू 2 ओम है। सही है भाई? ऐसे ही बताइए, आपने X1 और XL1 और XL2 निकाला होगा। बताओ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं उसके लिए। XL1 बताइए कितना बना? 29.93। बहुत लार्ज आ गया यार ये तो। और XL2 299। ये बहुत लार्ज है, वैसे इतना लार्ज होता नहीं है, मतलब ये तो क्वेश्चन लिया है उसके हिसाब से बन रही है।
ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, समझ आया आप लोगों को? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। कई बार क्या दिक्कत आती है सुनिए, मैं रब कर दूं इसी पे, और 2-3 तरह के और क्वेश्चन बनाते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे, मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, ये इजीली हो गया मेरे ख्याल से, है ना। आपने कुछ नहीं किया, सिंपल डेटा दे रखा था, आपको पैरामीटर बताने थे, तो आप इजीली पैरामीटर निकाल सकते हो। और ये जो लॉसेज है, ये कौन से लॉसेज है बताओ? ये रेटेड वाले लॉसेज है। कैसे पता रेटेड वाले हैं, बताओ कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो रेटेड वोल्टेज पे रीड किया गया है, तो इसलिए रेटेड ओमिक रेटेड कोर लॉस है। और जो ओमिक लॉस है वो कहां पे बताओ? उसमें जो करंट है वो रेटेड करंट है, हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। तो इसलिए ये रेटेड ओमिक लॉस है। क्लियर है? नेक्स्ट ना देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक और चीज बताता हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। केस 1 ये दे रखा है, ये वाला, एक बार मैं सबको अलग अलग कर देता हूं। ये है भाई, ये मेरा सर्किट है। केस 1 आपको ये दे रखा है। केस नंबर 2 देखिए, अगेन S3 ऑन है मेरा। वोल्टेज की जो वैल्यू है वो मैंने कर दिया कुछ में भी 300 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है वो मैंने रखी है 75 हर्ट्ज, ठीक है। और जो A2 है मेरा, वो कितना जा रहा है सुनिए, वो मेरा जा रहा है 12.5 एम्पियर। या मे बी 12 एम्पियर, माफ कीजिएगा, 12 एम्पियर, ठीक है। W2 जो है वो आपको दे रखा है 800 वोल्ट, ये आपको दे रखा है, 800 वोल्ट दे रखा है आपको। नाउ फॉर केस 3, अब आइए केस 3। केस 3 दे रखा है अगेन, उसमें अगेन क्या दे रखा है बताओ? S3 मेरा ऑन है, S3 मेरा ऑन है भाई, ठीक है। V2 की वैल्यू क्या है, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या किधर जा रहा हूं, ठीक है। V2 की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है मे बी 500 वोल्ट या मे बी 100 वोल्ट ले लो। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 100 हर्ट्ज, ठीक है। आपको बताना है W2 की क्या रीडिंग आएगी। W2 की रीडिंग बताइए क्या बनेगी? W2 की रीडिंग बतानी भाई क्या होगी, ठीक है। कीजिए, मैंने सिर्फ एक ही केस दिया है, सेम क्वेश्चन है फॉर द अबव क्वेश्चन। ये मैंने 3 केसेस दे रखे हैं, आपको W2 की रीडिंग बतानी है। इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूं बताओ? मैं कोर लॉसेस जानना चाह रहा हूं, सीधी बात है। मैं यहां पे कोर लॉसेस जानना चाह रहा हूं कि कोर लॉस क्या होंगे। 2 केसेस में कोर लॉस दे रखे हैं, तीसरे केस में कोर लॉस पूछे हैं, लेकिन ये जो 2 केस पहले वाले दिए हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं। कैसे इंटरेस्टिंग है बताओ? इनमें जो V/F है वो क्या है बताओ? वो मेरा कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए, V/F मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए भाई। तो इसका मतलब एक बात और पता चली मुझे, क्या कि मेरा जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो मुझे कोर लॉसेस के बारे में बता देता है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी निकालना जानते हैं, जिसमें एडी और हिस्टैरिसीस दोनों होते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट से सिर्फ कोर लॉस निकल के आएगा और आरसी और एक्सएम निकल के आएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा अभी इसको। तो कोर लॉसेस के लिए केवल एक टेस्ट चाहिए आपको, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट। नोट करें भी, फटाफट सोल्व कीजिए इसको। हाँ जी,
क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक मिनट जरा देखने दो। फ्रीक्वेंसी पीसी बाई एफ बताओ ना, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 600 था ना। एक मिनट रुको भाई। हाँ, इसको आप 1000 करो, 1000 कर लो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको 1000 कर लो भाई। ठीक है, क्योंकि 1.5 गुना बढ़ा है ना ये। देखो वोल्टेज 1.5 गुना बढ़ी है। ठीक है, तो पीसी बाई एफ एटलीस्ट 1.5 गुना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा बेशक हो। जरा देखिए भाई, 1000 करो भाई यहाँ पे ना, 1000 से हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा। करे जरा। जल्दी सोल्व करेंगे। देखें भाई, यार इतनी देर कहां लग रही है? बस कुछ नहीं करना। क्या करना है बताओ? पीसी बाई एफ प्लॉट करना है एफ के साथ, क्योंकि जो पहले 2 केस दे रखे हैं उनमें वी बाई एफ क्या है मेरा बताओ? उसमें वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है। तो जरा देखिए क्या बनेगा। पहले केस में पीसी बाई एफ बताओ, पीसी बाई एफ कितना बनेगा? 600/50 कितना बना है जी? कितना बना? 12। ओके, ये बन गया 12। अब आप बताइए 75 पे क्या बनेगा? पीसी बाई एफ बताओ, ये क्या बना? 13.33 ओके, तो ये लाइन मिल जाएगी ना ऐसे। बोलिए भाई। तो आप बताओ, एक तो ये पॉइंट बता दो क्या बनेगा, और इसका स्लोप बता दो। इसका स्लोप बताइए, और यहां से किसी भी एक केस के लिए एडी करंट और हिस्टेरेसिस करंट निकाल लो आप। किसी भी एक केस के लिए एडी करंट और हिस्टेरेसिस करंट निकाल लीजिए। जल्दी करें भाई। बोलिए भाई। इतना समय कैसे लग रहा है यार? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। स्लोप बताओ क्या बनेगा सबसे पहले? मतलब देखो, ये सब मौके की तलाश में होते हैं कि कौन पहले बोलेगा, 100 दिन मुझ पे डांटना पड़े, है ना। ये बताइए, ये क्या बनेगा? जल्दी बोलिए। 9.33 ये बनेगा 9.33। चलिए, ये पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया मेरे पास। अब सुनिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं एडी करंट और हिस्टेरेसिस निकाल सकता हूं। ये पॉइंट क्या होता था, याद है आपको? बोलो भाई। हाँ, ये क्या बनेगा? ये बनेगा KH BM⁴ ये नहीं होता? बोलो, F तो नीचे आ गया था ना। ये बनेगा मेरे ख्याल से, ये पॉइंट है ना। और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? KE BM²। बोलिए भाई। अब बताइए, एडी करंट लॉस क्या बनेगा? KE BM² × F²।
तो एफ कितना है पहले केस में 50, तो इसका मतलब इसको 2500 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो भाई, बताओ क्या बना 1 और दूसरे में बताइए KH PH बताइए, ये है मेरा KH इंटू BM टू द पावर x। हाँ जी कितना बना 460.5, ये लीजिए, ये आ गया P और PAD, ठीक है। क्या चीज 133 है क्या यहाँ पे, चलिए 133.5, ठीक है भाई, अब सही है, एक बार देख लो भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक आ गया PE और एक आ गया मेरे पास PH। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। अब इस केस में आ सकते हो आप तीसरे केस में। तीसरे केस में देखिए क्या कह रहे हो, तीसरे केस में V/F कांस्टेंट नहीं है। पहली बात तो जो यहां पे V/F था और जो यहां पे V/F है वो सेम नहीं है दोस्तों, तो क्या करें फिर बताओ, फिर W2 कैसे निकालोगे, वोट मीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे बताओ इस केस में, है जी, वोट मीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे बोलो भाई। तो वोट मीटर की रीडिंग निकालना थोड़ा आसान है मेरे लिए, कैसे बताओ, मैं जानता हूं W2 आएगा, वो आएगा PAD प्लस P हिस्टेरेसिस, सही बात है ना। और एडी करंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले PAD का जो एक्सप्रेशन बनेगा अब यहाँ पे वो बनेगा KE, F की टर्म में और BM की टर्म में मत रखिए, अब क्यों, अब V की टर्म में रखिए, तो बताओ क्या बनेगा, KE प्राइम V स्क्वायर या E स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, ये बनेगा नया। और पहले क्या था बताओ, पिछला केस यहाँ पे कितना था 133.5, बोलिए ना, तो 133.5 इज इक्वल टू KE प्राइम, और V क्या था पहले बताओ, V था पहले 200, अरे बोलो यार, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बताओ, V यहाँ पे 100, मैं रेशियो ले लूं, बोलो भाई, क्योंकि अब V/F कांस्टेंट नहीं है तो आप दूसरे तरीके से निकालेंगे, कोई भी एक केस ले लो, यहाँ पे ऊपर वाला ले लो चाहे, उसमें PAD और P हिस्टेरेसिस निकाल लो और इसका PAD और P हिस्टेरेसिस के साथ कंपेयर कर दो, ऐसे कंपैरिजन कर दो, तो यहां से आपके पास PAD आ जाएगा। बताओ PAD क्या बनेगा, एडी करंट लॉस बताइए भाई, एडी बोलिए ना, यहां पे बन जाएगा 1/4, बोलिए ना, ये 4 पे आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 133.5 डिवाइड बाई 4, एक बार देख लो भाई, ठीक है। अब आइए हिस्टेरेसिस, तो पहले इसमें हिस्टेरेसिस लिखिए, PH इक्वल टू KH प्राइम F क्या था पहले कैसे बताओ, 50 टू द पावर 1 माइनस x, ठीक है, और V टू द पावर x, V कितना है बताओ 200, नहीं ये क्या करना है, ये तो पहले केस में लिखना है ना भाई, पहला के ऊपर तो ये लिख रहा हूं ना मैं, बोलो भाई, ऊपर तो ये वाला लिख रहा हूं ना, तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, और वोल्टेज भी 100 है मेरी। दूसरे केस में बताइए, ये वाला केस में PH कितना दे रखा है 466.5 इज इक्वल टू KH प्राइम और फ्रीक्वेंसी है 50, देख लो एक बार मैंने सही लिखा है क्या, कोई गलती ना हो जाए भाई, एक बार पकड़ लीजिए मिस्टेक कोई है तो, मेरे हिसाब से ठीक लिखा है, और इनका रेशियो निकाल दो, यहां से आपका पास क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा, ये कट गया यहां से, तो यहां से आप PH निकाल सकते हो, बोलिए भाई PH क्या आया, 101.52। तो अब बताइए W2 क्या बनेगा टोटल, W2 की रीडिंग बता दीजिए क्या बनेगा, W2 आया 134.895 134.895 वोल्ट, ये आ गया मेरा W2, एक बार देख लो भाई, सही, आगे बढ़ जाए, ये आ गया मेरा W2। अब सुनिए, इसी क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन कर देता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा भाई, देखो तो ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको लॉसेस के बारे में, ठीक है, और आपने फटाफट इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अब इसी का एक और एक्सटेंशन कर देते हैं, जरा देखिए कैसे, मैं रब कर दूं इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो मैंने आपको ये स्पेशल केस बताया था कि V/F जब कांस्टेंट नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी एक केस ले लो और एक केस में PC और PE और PH है, उनके साथ कंपेयर कर दो, हो जाएगा इजीली, ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं भाई। जरा देखिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इसको, जरा देखिए कैसे, मैं रब कर दूं,
हाँ, इन सबको रब कर रहा हूं भाई मैं। देखिए दोस्तों, ये केस आपको अननोन था ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है, ये केस आपका अननोन था। दो 2000 से 200 और 20 kVA। अब सुनिए क्या कह रही है। S3 में दे दिया, W2 आपसे पूछा था, आपने W2 निकाल दिया, ठीक है। ये केस मैं हटा देता हूं, नहीं ये केस गिवन होगा तभी तो आप ये सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो आपने निकाल दिया ना। ये हमारे पास क्या आ गया, कोर लॉस आ गया। कौन सी वोल्टेज पे बताओ, 100 वोल्ट पे और 100 हर्ट्ज पे हमारे पास कोर लॉस आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक और केस दे रखा है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या दे रखा है सुनिए, केस नंबर 4 में ये बोला गया है आपको क्या, कि मैं S4 को ऑन कर रहा हूं, S4 मेरा ऑन है, और कौन कौन सा ऑन है सुनिए, और S1 ऑन है, S1 एंड S4 ऑन है मेरा, ठीक है। अच्छा, आपको ये दे रखा है कि भाई जो वोल्टेज है V1 दैट इज हाई वोल्टेज है ना इधर, वो है 1000 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, और W1 की रीडिंग बतानी है आपको, ठीक है। W1 की रीडिंग बतानी है इफ इसकी रीडिंग आपको बतानी है। W1 की क्या रीडिंग आएगी, इफ coil resistance is, if coil resistance is twice of reactance, जो कॉइल रेजिस्टेंस है वो मेरा डबल है रिएक्टेंस से, ये आपको दे रखा है। और एक और जानकारी भी दे रखी है, करंट भी दे रखा है भाई। I1 जो दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 5 एम्पियर, I1 दे रखा है 5 एम्पियर, और ये दे रखा है कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो डबल है इसके रिएक्टेंस से, ठीक है। तो W1 की क्या रीडिंग आएगी आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, एक जानकारी और मैं दे देता हूं आपको, या नहीं जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से निकाल सकते हो, करें भी सोल्व। ये ऑन कर रखे हैं इस बार S1 एंड S4, इसका मतलब कौन सा टेस्ट है बताओ, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि भाई W1 की रीडिंग आपको बतानी है, कितनी आएगी, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, दोनों कॉइल की बात हो रही है, एक कॉइल की बात नहीं हो रही, दोनों की बात हो रही है। रेजिस्टेंस जो है वो रिएक्टेंस से कितना है, डबल है। आपको बताना है W1 की क्या रीडिंग आएगी, करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। करो भाई, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को बताइए, है जी, पावर फैक्टर कैसे करोगे, करो, सही है। कर सकते हो भाई, इजी है। मैं केस 3 को हटा देता हूं, ये तो ऑलरेडी हो गया ना। केस 4 है भाई, आपको ये बताना है, जल्दी करते जाओ। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो इसके साथ मिक्स हो जाएगा केस 4 के साथ। जल्दी जल्दी करते जाओ, बड़ा आसान है ये। देखो मैं क्या करूंगा, सुनो क्या करूंगा। वोल्टेज दे रखा, करंट दे रखा, इंपीडेंस नहीं आ जाएगा इससे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इंपीडेंस का, हाई वोल्टेज साइड का। कितना बनेगा बताओ, 200। बोले यार दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, रूट ऑफ
मुझे ये 200 ये यहाँ पे 1000 ज़्यादा ले लिया मैंने, मुझे क्या लेना चाहिए था यहाँ पे 100 लेना चाहिए था। इसको 100 कर लो ना यार, क्योंकि इससे तो बहुत लार्ज हो जाएगा। इसको 100 कर लो भाई, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। हाँ तो 100 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना बनेगा इम्पीडेंस बताओ? 20। दैट मस्ट बी इक्वल टू R इक्वलेंट 1 का स्क्वायर प्लस X इक्वलेंट 1 का स्क्वायर। बोलिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सुनिए मेरी बात, ये इंपीडेंस आ गया ना, Z इक्वलेंट आ गया ना भाई, बोलो। अच्छा आपको ये दे रखा है क्या कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस डबल है मेरे पास। इसका मतलब अगर प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1 प्लस JXL1 है तो सेकेंडरी साइड और ये जो JXL1 होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? नहीं, इसको अगर मैं XL1 लिख रहा हूं तो ये इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको डबल नहीं लिख सकता बताओ? बोलो यार। सिमिलरली सेकेंडरी साइड अगर XL2 है ये तो R2 क्या बनेगा? डबल ऑफ XL2। बोलिए ना, एक बार बोल दो भाई। तो आप बताइए, अगर मैं इसको रेफर करूंगा इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या बनेगा बताओ? तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो सेम ही रहेगी, 2XL1 प्लस JXL1। जब इसको रेफर करोगे तो इसके बराबर ही तो आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा बताओ? अरे बोलो यार, ये बन जाएगा कब बताओ? जब आप रेफर करोगे दूसरी साइड को। ये जो वैल्यू है ये जब रेफर करने के बाद इसी के बराबर आ जाएगी भाई, बोलो। तो इसी को मैंने डबल कर दिया। तो अब बताओ यहाँ पे अगर मैं R1 की जगह पे और यहाँ पे अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा? 20 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, बोलिए क्या बनेगा? 4 ऑफ XL1 का स्क्वायर, बोलिए, प्लस 2 ऑफ XL1 का स्क्वायर। बताओ ना यार, XL1 बताइए क्या बना? यहां से XL1 बता दीजिए क्या बना? XL1 निकालिए भाई, यहां से क्या बना? समझ आया क्या आपको? कहानी बड़ी सिंपल थी। XL1 आते ही क्या बन जाएगा? R1 और XL1 आ जाएगा ये, बोलो। और फिर सेकेंडरी साइड का भी मैं निकाल लूंगा, ठीक है? सेकेंडरी साइड का भी आ जाएगा, जल्दी करो भाई। XL1 कितना आया? 4.47। ये आ गया भाई, बोलिए। अरे बता दो, XL1 आ गया 4.47, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस की बात करूं, मतलब हाई वोल्टेज साइड के रेजिस्टेंस की बात करूं, तो क्या बनेगी बताओ जरा? वो बनेगी 2 टाइम्स ऑफ 4.47 प्लस J 4.47। बोलिए भाई, ये बन गया R1 प्लस JXL1, ठीक है? अब आप बताइए R2 प्लस JXL2 क्या बनेगा? अब आप ये भी बता दो दूसरी साइड का R2 प्लस JXL2 क्या बनेगा? वो भी निकाल दो। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है उसको, क्यों नहीं निकालने की जरूरत है बताओ? क्योंकि मैं X इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं डायरेक्टली। R इक्विवेलेंट निकालो, माफ कीजिएगा, R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। R इक्विवेलेंट क्या बनेगा बताओ जरा? टोटल R इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 4 टाइम्स ऑफ XL1 और I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट 1 कर देता हूं। बोलो भाई, तो W1 की बताओ क्या रीडिंग बनेगी? वैसे निकालना है, निकाल लो, ये भी पैरामीटर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये क्या बनेगा? W1 की रीडिंग बताओ अब क्या बनेगी? तो W1 मस्ट बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू बताइए R इक्विवेलेंट 1। और R इक्विवेलेंट 1 क्या है बताओ? R इक्विवेलेंट 1 क्या है बताओ? 2XL1 तो पहले ही था और 2XL1 एक और आ गया 4XL1। बोलिए ना, 4 टाइम्स ऑफ XL1 आपने पहले निकाल दिया, कितना है? 4.47। बोलिए भाई, इतनी वॉट मीटर की रीडिंग आएगी। क्लियर है? देख लो कितना बनाइए, इसको देख लीजिए कितना बना। बोलिए भाई क्या बनाइए? हाँ जी, 447 वॉट। मजे आ गए भाई, समझ आएगा आपको? वाइंडिंग के पैरामीटर अगर मैं निकालना चाहता तो वो भी निकाल सकते थे आप। ये बन गया मेरे पास R1, ये बन गया XL1। अब R2 और XL2 कैसे निकालोगे बताओ? इनका जो रेफर्ड वर्जन है वो इसी के बराबर है ना, प्राइम वाला जो है, तो उससे फिर आप वापिस रेफर कर लो भाई, ठीक है? मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसको आप उल्टा लो वोल्टेज साइड ले जाओ। ये जो वैल्यू है यही तो मेरा R2 प्राइम है, तो R2 प्राइम को वापिस उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? वापिस R2 बन जाएगा। निकाल सकते हो ना भाई, बोलो। इसका बाद इसको 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उस तरफ लेके जाओगे तो ये 10 है ना, 1/10 रेशियो बनेगा ना, बोलो भाई। तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी 100 से डिवाइड कर दो। क्लियर है भाई? हो जाएगा?
तो इजीली आप पैरामीटर निकाल सकते हो। अब जरा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आते हैं अब इसमें। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ये वाला केस सोल्व करोगे। आगे चलें भाई, नेक्स्ट जरा देखिए केस नंबर 5। केस नंबर 4 सोल्व कर चुके हो ना आप लोग। अब केस नंबर 4 पे डिपेंडेंट केस है वो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं भाई, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। यस सर। केस 5, अगला क्वेश्चन देखिए, केस 5। केस 5 क्या कह रहा है सुनिए। स्टेटमेंट लिखिए केस 5 की। स्टेटमेंट लिखते हैं केस 5 की। S1 एंड S4 ऑन है, S1 S4 ऑन कर देता हूं मैं। V1 की वैल्यू जो है वो मैं ले रहा हूं 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी मैं ले रहा हूं 50 हर्ट्ज। फाइंड I1 एंड W1। ठीक है, ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सुनिए, ये आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो। ये केस सोल्व करने के बाद ये पूछा है, ठीक है। यूज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम केस 4। केस 4 में जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है उन्हीं का यूज करना है आपको। उनका यूज करते हुए ये सोल्व करना है भाई। केस 4 में क्या इंफॉर्मेशन मिली है बताओ। आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई मेरे पास, तो आप बोलो वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो बताओ। वोल्टेज को डबल कर रहे हो ना आप, तो क्या पावर रीडिंग 4 टाइम्स हो जाएगी। ओमिक लॉस, वोल्ट लीनियर मॉडल है, वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो करंट भी क्या होना चाहिए फिर डबल। बोलो तो पावर क्या होनी चाहिए बताओ, ओमिक लॉस क्या होने चाहिए 4 टाइम्स। क्या ऐसा होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? हाँ, फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूं ना मैं, पॉइंट को समझिए। यहां पे कितना था 100 हर्ट्ज, यहां पे कितना बताओ 50 हर्ट्ज। तो ये गलती मत कर देना भाई, पैरामीटर अंदर के चेंज हो गए तो आप सोचिए। लेकिन एक चीज सेम रहेगी, क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सेम रहेगा। और रिएक्टेंस के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। लीकेज रिएक्टेंस क्या बनेगा सोचिए। हाँ, वो हाफ हो जाएगा और क्या। और रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। बोले यार, तो अब एक काम करते हैं, इसके लिए सोल्व करते हैं। करो भाई, मैं चाह रहा हूं आप लोग एक बार पेन चलाएं थोड़ा। मैंने हिंट दे दिया आप लोग को, ठीक है। अब आप थोड़ा खुद पेन चलाइए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं इस पे, ठीक है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे मेरे पास, नोट कीजिए भाई। जल्दी करो भाई, 2 मिनट है मेरे पास, बस ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं ना, फिर बैक टू बैक टेस्ट भी पढ़ना है। बच्चे बोल्ड हो जाते हैं लगता है। कोई ना, पढ़ने वाले तो कम ही होते हैं। जल्दी करो भाई। करें, देखें भाई। चलिए जरा देखिए, मैंने यहां पे रेजिस्टेंस निकाला था। क्या निकाला था बताओ? और हमने जेड इक्विवेलेंट निकाला था ना मेरे ख्याल से। कितना था बताओ? नहीं, आर इक्विवेलेंट निकाला था। आर इक्विवेलेंट 1 निकाला था और एक्स इक्विवेलेंट 1 निकाला था। बताओ क्या बना था आर इक्विवेलेंट 1?
4 इंटू 4 7, और एक्स इक्वलेंट 1 क्या बना था, है जी 2 इंटू ये बना था भाई, बोलिए सही है, ये हमारे पास आया था, एक बार देख लीजिए भाई। अब आइए यहाँ पे आर इक्वलेंट क्या रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट होता है, तो आर इक्वलेंट इस केस में भी क्या रहेगा बताओ जरा, आर इक्वलेंट 1 वो तो सेम ही रहेगा, 4 इंटू 4 पॉइंट, एक्स इक्वलेंट 1 बताओ क्या बना, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे हर्ट्ज 50 हर्ट्ज थी, यहाँ पे क्या है बताओ 50, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, रिएक्टेंस होता है तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब 4.47 रहेगा, सही है। ये आ गया एक्स आर इक्वलेंट 1 और एक्स इक्वलेंट 1, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट I1 कैसे निकालोगे बताओ जरा, वोल्टेज कितनी है 200 डिवाइड बाई रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 4.47 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 17, देख लीजिए भाई, ये आ जाएगा आई, बताओ कितना बना 10.85, देखो डबल नहीं हुआ, सीधा सीधा डबल नहीं हुआ, वोल्टेज डबल हुई तो करंट डबल नहीं हुआ, देखो ध्यान से, ठीक है, लीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए था, बट लीनियरिटी लगेगी नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं लगेगी बताओ, क्योंकि अंदर के पैरामीटर बदल गए ना, बोलो यार ठीक है। अच्छा आप W1 बताइए, W1 भी निकाल सकते हो आप, I1 का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट 1, बोलिए कितना बना, I1 तो आपने निकाल ही लिया, ओमिक लॉस आ जाएगा ना यार, बोलो यार 4 इंटू 4.47, ठीक है, ये आपका W1 आ जाएगा, बोलिए भाई क्लियर है, देख लो कितना बन रहा है ये, मेरे हिसाब से आप कर लोगे 16, ठीक है, हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप लिख लेना, बोलिए कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जाए भाई। तो ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे बताओ, ये आपके ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे बेस्ड थे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सोल्व करने लायक होने चाहिए अब, ठीक है। आपको ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर दे रखे थे कुछ, उससे आपने R1 X2 निकाल लिया, फिर दूसरे पैरामीटर के लिए पूछ लिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही पूछा है बट दूसरे पैरामीटर पे पूछ लिया है, वोल्टेज डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, उस पर पूछ रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए मैं रब कर दूं, इसको रब कर रहा हूं भाई, और क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं बैक टू बैक टेस्ट पे, बैक टू बैक टेस्ट और संपन्न टेस्ट। देखिए दोस्तों, बैक टू बैक टेस्ट क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। आपने ये दो टेस्ट पढ़े, इनसे आपने ट्रांसफार्मर के अंदर के पैरामीटर सारे निकाल लिए, पर इसमें एक दिक्कत थी, जो आपके पैरामीटर आपने कैलकुलेट किए हैं वो पैरामीटर आपके एक्चुअल नहीं है। क्यों नहीं है एक्चुअल बताओ, क्योंकि एक बार आप ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हो और एक बार आप दोनों एक साथ तो कर ही नहीं रहे हो, और जब तक दोनों लॉस एक साथ नहीं होंगे, ओमिक लॉस एंड कोर लॉस, ठीक है, तब तक आपको एक्चुअल कंडीशन का पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, बिकॉज एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें तो दोनों लॉस एक साथ चलते हैं। तो इसमें क्या किया आपने, एक बार आपने ओमिक लॉस निकाला, कोर लॉस निकाला, और एक बार आपने ओमिक लॉस निकाला। प्रॉब्लम ये है, और जब आप कोर लॉस निकाल रहे थे उस टाइम ओमिक लॉस आपका क्या हो गया था, नेग्लिजिबल, ठीक है, और जब आप ओमिक लॉस निकाल रहे थे उस टाइम आपका कोर लॉस नेग्लिजिबल हो गया था। तो ये दिक्कत थी, तो इसलिए जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल सही नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सही रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर बैक टू बैक टेस्ट। इससे असल में जो टेम्परेचर राइज होगा ट्रांसफार्मर का, या और जो भी पैरामीटर चेंज होंगे वो सब बदल जाएगा, और इसमें दोनों लॉस एक साथ होंगे। इसमें हम ट्रांसफार्मर को बेवकूफ बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल दोनों लॉस को एक साथ हम करना चाहते हैं। अब दोनों लॉस, एक तरीका तो यह है कि भाई एक्चुअल जो रेटिंग है उसकी, उतना रेटेड लोड उसके ऊपर अप्लाई करके देखो। अब यह करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों, सोचे कोई कंपनी ने अपना कोई ट्रांसफार्मर बनाया, अब वो क्या कर रही है, वो जितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर है उतना ही लोड उस पर लगा के देख रही है। उतना लोड लाओगे कहाँ से, वो तो एक्चुअल में सिटी का पूरा लोड है जिसको उठा रहा है, तो वो कैसे लाओगे, आपको तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो इसलिए बैक टू बैक टेस्ट में या संपन्न टेस्ट में हम उसको बेवकूफ़ बनाएंगे, कुछ इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे कि ट्रांसफार्मर को लगे कि मैं रेटेड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से करंट भी रेटेड हो उसमें, और उसके अक्रॉस वोल्टेज भी हमने क्या अप्लाई कर रखी हो, रेटेड। अब ऐसा कैसे करेंगे,